नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर उन्होंने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी सुधारने और पर्यटन को नई दिशा देने पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाएं पुनः शुरू करने, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइट्स और गौचर और चिलियानीसौंड हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के लिए विकसित करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार, हवाई संपर्क को और सुगम बनाने तथा पर्यटन को नई गति देने पर विस्तृत चर्चा की। देवभूमि में हवाई सेवाओं का विस्तार, सीएम धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। दोनों के बीच हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा। चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा जल्द, बुजुर्ग, दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए सुविधा। पर्वतीय क्षेत्रों में होगा हवाई संपर्क, रात्रिकालीन हवाई सेवा का प्रस्ताव। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन हवाई सेवा प्रस्तावित, यात्रियों के लिए होगी अधिक सुविधा। दिल्ली पिथौरागढ़ हवाई संपर्क योजना, पर्यटन, सामरिक और मानवीय दृष्टिकोण से लाभकारी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा को मानसून के बाद पुनः शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सेवाएं बुजुर्ग, दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए बेहद सहूलियत भरी साबित होगी। साथ ही सड़क मार्ग पर दबाव भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर रात्रिकालीन हवाई सेवा शुरू करने, गौचर और चिन्ना सिलौड़ हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के संचालन योग्य बनाने और इन्हें दिल्ली, देहरादून और हिंडन से जोड़ने की मांग भी की। मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में हवाई संपर्क मजबूत होगा, जिससे न केवल चारधाम यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपदा प्रबंधन और स्थानीय आवागमन भी आसान होगा। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच में देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालन योग्य बनाने और प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा हुई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने गौचर और चिन्यालीसौंड हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के संचालन के लिए विकसित करने का आग्रह किया। वहीं बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल बताया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को विश्व का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हमारे जो चार धाम यात्राएं हैं और यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य के कई स्थल जो कहीं न कहीं अपनी सुंदरता की छटा को विश्व स्तर पर बिखेरती हैं, उनको विकसित करने के लिए देश और दुनिया के अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएँ, श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, उसके लिए हवाई सेवा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर के लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कसरत कर रहे हैं। चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है, गौचर की, नैनीसैण, पिथौरागढ़ की, इन पर छोटे विमान भी उतर सकें, इसको लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी मांग की है कि अधिक से अधिक लोग उत्तराखंड के पहाड़ी स्थलों पर जाएं और पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसलिए उनका ये प्रयास लगातार वो कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय प्रश्न का है। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने पुलिस की चेकिंग को धरना रोकने की कोशिश बताया। देखिए,
लगातार पिछले 3-4 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि कानून का राज नहीं है। आप शुरुआत करें तो उधम सिंह नगर में एक पंचायत के प्रतिनिधि की पत्नी की हत्या यूपी की पुलिस की गोलाबारी में हो जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति का दौरा होता है, राष्ट्रपति के रूट से 100 मीटर की दूरी में राजधानी देहरादून में लूट हो जाती है। हरिद्वार में 2 बजे दिन दहाड़े एक ज्वेलर के यहाँ लूट हो जाती है। अंकिता भंडारी, संतरेसा में 14 साल की बच्ची का रेप, चंपावतर सल्ट के मंडल अध्यक्ष जो है जमानत में बाहर। उसके अलावा हत्या, डकैती, लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नंगा नाच पुलिस की देखरेख में हुआ नैनीताल में, वो आपने देखा। आपने दोराहाट में देखा होगा, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पतियों को हरण करके ले गए। उसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधियों के ऊपर ही 307 जैसी धाराएं पुलिस ने लगा दी। बेताल घाट में गोलियां चली, क्या हुआ आप सबने देखा है। तो जहां संरक्षण सत्ता पक्ष के लोगों का होगा, जहां इन्वॉल्वमेंट सत्ता पक्ष के लोगों का होगा और पुलिस के आला अधिकारी उसमें मदद करेंगे, तो यही हालात होने हैं। प्रदेश का हर आम नागरिक इस समय परेशान है। देखिए, राजनीतिक नहीं, सामाजिक धरना है। समाज त्रस्त है। जो पुलिस के कृत्य हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, जो गैंग कल्चर हल्द्वानी में बढ़ रहा है, हत्याएं जो हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, ये है उत्तराखंड राज्य। इन्होंने उत्तराखंड राज्य को बिहार बना दिया है। ऐसी सरकार है, ऐसी इनकी पुलिस है। मेरा आग्रह है इन लोगों से, ये जो आप गश्त लगा रहे हो, कांग्रेस ने जैसी धरने का आह्वान दिया, आप गश्त चालू कर रहे हो, ये रेगुलर पुलिसिंग करिए, रेगुलरली करिए, सतत प्रक्रिया में करिए। लगे तो कि पुलिस है, क्या उगाई के लिए बैठी है बस केवल पुलिस, स्मैक के प्रचलन के लिए? ये मेरा सवाल है। वहीं उधर देहरादून में कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में अभियान चलाएगी। साथ ही उत्तराखंड में भी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हर जनपद में हस्ताक्षर अभियान जारी होगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हस्ताक्षरित ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सौंपेंगे। वहीं धस्माना ने जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़ी जमीन मामले को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया और आरोप लगाया कि आचार्य बालकृष्ण को गलत तरीके से टेंडरिंग कर 1 करोड़ रुपए में सौंपा गया, जिसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। देखिए, आज 3 मुख्य विषयों पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है, उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा और उसके बाद 1 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी के नेतृत्व में, यशपाल जी के नेतृत्व में सारी सीनियर लीडरशिप इन सारे हस्ताक्षर वाले ज्ञापनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी को दिल्ली में सौंपेंगे। वहीं उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दरअसल मंसूरी विधानसभा क्षेत्र के नीलकंठ विहार, डुबालवाला और सालावाला समेत दून विहार क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए इन कार्यों को टालना जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत स्वीकृत सेरकी, सिल्ला और मनसंदावाला क्षेत्र के विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। क्योंकि पिछली वर्ष आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों
उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देशित किया है। वहीं इधर देहरादून नगर निगम ने दरअसल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नई पहल शुरू की है। शहर की सड़कों की सफाई के लिए जर्मन तकनीक की आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी गई है। बता दें आपको कि एक मशीन की कीमत 6.5 करोड़ है, जिसका ट्रायल सफल होने के बाद इन्हें मुख्य मार्गों पर उतारा जाएगा। और इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी की एक खास रिपोर्ट। देहरादून शहर में अब देहरादून की सड़कों को चमकाने का जिम्मा नगर निगम ने उठा लिया है और नगर निगम अब देहरादून की सड़कों को चमकाने के लिए तमाम अथक प्रयास करने जा रहा है। इस वक्त हम देहरादून नगर निगम के परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे, मेरे पीछे आपको ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये जो मशीन है यहाँ पर, ये 2 मशीनें हैं जिन्हें हालांकि अभी तरपाल से जो है वो ढका हुआ दिखाई दे रही हैं। ये जो मशीन है, इस मशीन के बारे विशेषताएं भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएं कि जो ये मशीनें हैं, ये मशीन जर्मनी से मंगाई गई है और ये जो है ये जो मशीन है, ये 6.5 करोड़ की 2 मशीनें हैं और इस मशीन का नाम जो है वो मैकेनाइज रोड स्वीपिंग मशीन है, जो कि देहरादून की सड़कों को सफाई करने का काम करेगी और देहरादून की सड़कों को चमकाने का काम जो है ये मशीन करेगी। इस मशीन की अगर विशेषताएं आपको बताएं तो मशीन की जो है कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं जो ये इसमें ब्रुश लगे हुए हैं, इन ब्रुशों के माध्यम से सड़क की सफाई होगी और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं ये 2 जो फुहारे हैं, ये फुहारे लगे हुए हैं, इसमें से पानी जो है इसमें आएगा। वहीं अगर आपको दिखाएं तो ये जो पूरी मशीन है, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये पूरी मशीन है जो आपको दिखाई दे रही है। ये 2 मशीनें हैं और पूरी हाई टेक्नोलॉजी से जो है ईजाद ये मशीन है और जर्मनी की जो है ये मशीन है जो अब देहरादून नगर निगम ने मंगाई है। और इसकी अगर आपको बताएं तो जो है इस मशीन की खूबियां अगर देखें, खूबियां अगर इसकी बताई जाए तो ये जो मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन है 1 घंटे में 6 से 8 किलोमीटर तक रोड की सफाई करने में सक्षम है और जो सड़क पर फैला हुआ हर प्रकार का कूड़ा उसे उठाने में भी सक्षम ये मशीन है। इसी के साथ ही मशीन के माध्यम से सड़क की सफाई के दौरान पानी का छिड़काव भी होगा और जिससे धूल नहीं उड़ेगी, क्योंकि कई बार जब रोड पर धूल होती है तो ब्रुश जब चलेंगे तो उससे रोड पर धूल उड़ेगी, तो उसके लिए पानी का छिड़काव भी जो है होगा। और ये आप जो देख रहे हैं पूरा पाइप, इससे जो धूल होगी, जो कूड़ा करकट होगा वो इसके माध्यम से सड़कों से जो है वो अंदर आएगा और जो कंटेनर लगे हुए हैं उसमें भरा जाएगा। फिर जहाँ पर कूड़ा डालने का स्थान है उस स्थान पर जो है इस कूड़े को रखा जाएगा। इसी के कारण ही ये जो मशीन है ये हल्के से हल्के कणों से लेकर के 5 से 8 किलो तक वजनी कूड़े को उठाने में भी जो है ये मशीन सक्षम है। और इस तरीके की खासियत इस मशीन की है। अभी ये बताएं तो नगर निगम ने 2 साल पहले एक प्रस्ताव रखा था जिसमें 10 मशीनें जो है मंगाने का प्रस्ताव नगर निगम के द्वारा रखा गया था, जिसमें कि अब 2 मशीनें जो है जर्मनी से मंगाई गई हैं और 6.5 करोड़ की लागत की ये मशीनें हैं। और अभी जिस तरीके से देहरादून ने स्वच्छ रैंकिंग में एक लंबी छलांग भी लगाई है, तो उसके बाद देहरादून नगर निगम का मनोबल भी बढ़ा है और उसको देखते हुए इस तरीके का फैसला भी लिया गया। तो ऐसे में अब देहरादून में जो स्वच्छता रैंकिंग है उसमें और भी ज़्यादा वो छलांग लगाई जा सके और भी ज़्यादा अच्छे से जो है देहरादून की सड़कों को चमकाया जा सके, उसके लिए जर्मनी से ये मशीनें मंगाई गई हैं। अब जल्द ही ये मशीनें ट्रायल के लिए उतरेंगी और ट्रायल होने के बाद सड़कों की सफाई करने के लिए पूर्ण रूप से ये मशीनें जो है वो सड़कों पर उतर जाएंगी। उसके बाद देहरादून में कितनी सफाई व्यवस्था सही होती है और देहरादून की जो स्वच्छ रैंकिंग है उसमें और भी कितनी छलांग देहरादून नगर निगम लगाता है, यह तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आगामी अर्ध कुंभ मेला 2027 में दरअसल रेडी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किए जाने की मांग को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं कुंभ मेला शताब्दी पर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर न्यायपूर्ण समावेशन की मांग की है।
देखिए, कल जो है अर्ध कुंभ मेले की समीक्षा की गई और कुंभ मेले के जो कार्य होने हैं उनका निरीक्षण भी किया गया मुख्य सचिव आनंद बर्धन जी के माध्यम से, क्योंकि आनंद बर्धन जी यहाँ के डीएम भी रह चुके हैं और 2010 के कुंभ मेले के मेलाधिकारी भी रहे हैं, तो काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियों को उनको हरिद्वार की विशेष परिस्थितियों की जानकारी भी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब कल बैठक हो रही थी तो एक तो रेहड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि सबसे सक्रिय संगठन है लघु व्यापार एसोसिएशन, लगातार 25 वर्षों से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और उसमें हमारा प्रतिनिधि भी होना चाहिए था, हमारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से मेले ने तमाम संस्थाओं को आमंत्रित किया गया और उसमें रेहड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था। एक बहुत बड़ी समस्या इस प्रकार की आती है। वहीं उधर रोशनाबाद कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों के निस्तारण के लिए पहुंचे। बता दें आपको, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत में सभी सिविल और समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। यहाँ आपसी सहमति से विवादों का निपटारा कराया जाता है और फैसले अदालत के आदेश की तरह मान्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो ये हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। और भारतवर्ष में पूरे अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पिछले 4 सालों का जो अगर हम वो देख रहे हैं, 4 जो हमारी पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर आ रहा है। तो बहुत अच्छी सफलता हमारे पूरे राज्य की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत में जा रही है। सर अभी देखिए, अभी फिगर्स तो आपका शाम तक आ जाएंगी, बट ये है कि इस टाइम हमने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंच हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगे, बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि उसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे। देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजीएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजीएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। तो सिमिलरली ऐसे जैसे मेरी कोर्ट में अरब 650 करीब मेरी कोर्ट में हो चुका है, और जो MACT का है क्या बोलते हैं कंपनसेशन, वो 4.5 करोड़ करीब के लोगों को दिया जा चुका है। और यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन आना आम बात हो गई है। आज फिर भारी मलबा आने से हाईवे बाधित हो गया और घंटों तक यातायात थमा रहा, जिसके चलते मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने JCB लगवाकर सड़क से मलबा हटवाने का काम शुरू करवाया। और बरसात के इस सीजन में लगातार भूस्खलन की वजह से ये इलाका यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। सामने मलबा आया है, देख के हम उसको हटा रहे हैं, JCB लगी हुई है।
लेकिन रास्ता बंद है नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले, साथ ही जूलीकोट से हल्द्वानी जाने वाले कृपया भवाली के रास्ते जाएं। जाम बहुत ज़्यादा है, इसमें आगे आप फंसेंगे। उधर बाजपुर में दरअसल रावण दहन स्थल बदलने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है और बता दें कि बेरिया रोड स्थित सब्जी बाजार में वर्षों से हो रहा रावण दहन इस बार दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है, जिसको लेकर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा और प्रशासनिक टीम ने अनाज मंडी परिसर और इंटर कॉलेज के मैदान का निरीक्षण किया। वहीं रामलीला कमेटी ने इस कदम पर गहरी नाराजगी जताई है, जिससे कि नगर में चर्चाओं का दौर गर्म है। प्रशासन हर वर्ष दशहरे के समय नोटिस देता है और बुलाता है कि स्थान चेंज कर लो। विगत वर्षों में हमने काफी प्रयास किए, सभी संस्थाओं में जहां भी संभव है, किसी ने सहमति नहीं दी। इस बार फिर एसडीएम साहब जरा खुद एक्टिव हैं और चूंकि वो मंडी की प्रशासक हैं इसलिए संभवतः मंडी में वो कह रहे हैं। बस हमारा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े, जो भी स्थान नियत किया जाए उसकी हमें कोई लिखित में और हमेशा के लिए अनुमति दी जाए कि हाँ भाई रावण दहन स्थल जो है अब से यहाँ रहेगा। सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि विरोध में ये कहा गया कि इतने सालों से हो रहा है, कोई अनहोनी नहीं हुई, तो लेकिन हम किसी अनहोनी का इंतजार करें वो उचित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जनहित में उचित कदम होगा वो उठाया जाए। आप अगर उस बिल्कुल, इसमें पुलिस से भी हमारे पास आख्या प्राप्त हुई है और जहां तक अभी मैंने विगत वर्षों का भी फीडबैक लिया है तो ये पाया गया कि जो जिस हिसाब से क्राउड है वहाँ का, उस हिसाब से वो स्थल थोड़ा छोटा है। और पिछली बार भी शायद रावण के जो पुतले हैं उनका साइज छोटा किया गया था, लोगों को थोड़ा क्राउड कंट्रोल वहाँ पर करवाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो इन्हीं सबके दृष्टिगत विचार किया जा रहा है कि बेहतर जो भी ऑप्शन हो सकता है उस पर विचार। आनंद मेडिकल साइंस कॉलेज के परिसर में गुलदार की दस्तक से छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया है। बता दें, गुलदार को कॉलेज के सीसीटीवी में देखे जाने के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने वन विभाग को सूचना देकर गुलदार की तलाश और पकड़ने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, धर्म के नाम पर ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर बड़ी कार्रवाई। एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में 3 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने साधु संत बनकर लोगों से ठगी की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर, प्रशासन ने जनता से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। धर्म के नाम पर ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन की तरफ से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में 3 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने साधु संत बनकर लोगों के साथ ठगी की थी। बड़ी खबर, पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने जनता से सतर्कता बरतने की अपील की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 3 ढोंगी बाबाओं को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्म के नाम पर लोगों के साथ ठगी का काम ये लोग किया करते थे। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।